गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12 की जो जीव विज्ञान की क्लास है वो चालू कर रहे हैं। इसमें हम जूलॉजी के कुछ टॉपिक हैं, मानव कार्य की से संबंधित दो यूनिट हैं 12वीं क्लास में, मानव कार्य की फर्स्ट और मानव कार्य की सेकंड, ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकंड। 12वीं क्लास के लिए ये दोनों टॉपिक हैं वो 7-7 नंबर के हैं, 14 नंबर का मैटर है। तो हम इनको जो पढ़ेंगे उससे पहले मैं मेरे जो भी बड़े और छोटे भाई हैं जो अन्य तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक संदेश दे रहा हूँ कि ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो रीट के लिए और रेलवे या अन्य जो भी आज की कंपटीशन एग्जाम है उनमें जनरल साइंस जो 33% के लगभग 30% आती है उन सब में ये टॉपिक है, इसलिए वो भी इसको देख सकते हैं। तो आज हम जो चालू करते हैं मानव फिजियोलॉजी में, वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो जनरल साइंस से संबंधित मुख्य है, उसको हम चालू करते हैं मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र है वो हम चालू करते हैं आज टॉपिक। तो सबसे पहले तो ये जो परिसंचरण तंत्र है वो होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूं वही चीज। देखो परिसंचरण होता क्या है कि एक कोशिकीय जीव है, मान लिया जैसे ये एक कोशिकीय कोई जीव है, ये एक ही कोशिका है, तो इसकी पूरी जो सतह है वो वातावरण के संपर्क में होती है, इसलिए इनमें O2 या कोई भी पोषक है, पोषक वो सीधे इनकी सतह से विसरण के द्वारा अंदर आ जाते हैं और इनसे जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो सतह से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो बहुकोशिकीय प्राणी हैं उन प्राणियों में प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पोषक सामान्य जो विसरण है उस क्रिया के द्वारा नहीं पहुंच सकते और नहीं उत्सर्जी पदार्थ है वो विसरण की क्रिया के द्वारा बाहर निकल सकते। इसलिए हम जो बहुकोशिकीय प्राणी हैं, जैसे मानव बहुकोशिकीय जटिल अंगतंत्र संरचना वाला प्राणी है, मानव की जो संरचना कैसी है बहुकोशिकीय है और जटिल अंगतंत्र संरचना वाला प्राणी है मानव। तो इसमें प्रत्येक कोशिका तक क्या पोषक और ऑक्सीजन सामान्य इनको ले रहे हैं, इसके अलावा जैसे जल भी है, अन्य है, लेकिन हम यहाँ पर सामान्य पोषक और ऑक्सीजन इनको कहां पहुंचा रहा है, कोशिका, प्रत्येक कोशिका या उत्तक, प्रत्येक कोशिका या उत्तकों में पहुंचा रहा है। और फिर प्रत्येक कोशिका या उत्तकों में उपापचय क्रियाएं होंगी तो यहाँ क्या बनेंगे उत्सर्जी उत्पाद। क्या बनेंगे उत्सर्जी उत्पाद या उत्सर्जी पदार्थ बनेंगे, या उत्सर्जी हम इसको क्या कह सकते हैं उत्सर्जी पदार्थ। तो इन उत्सर्जी पदार्थों को कहां तक लेकर आता है ये तंत्र, उत्सर्जी अंगों तक, उत्सर्जी अंगों तक लेकर आने का कार्य जो तंत्र करता है वो तंत्र कहलाता है परिसंचरण तंत्र। क्या कहलाता है वो परिसंचरण तंत्र कहलाता है। परिसंचरण तंत्र जिसे कहते हैं कि बहुकोशिकीय प्राणियों में वह तंत्र जो पोषक ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है तथा कोशिका में बने हुए उत्सर्जी पदार्थों को कहां तक पहुंचाता है, उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य जो तंत्र करता है वह परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अब देखते हैं हम जो परिसंचरण तंत्र है उसके प्रकार, परिसंचरण तंत्र के प्रकार। उससे पहले देखो जो परिसंचरण तंत्र है इसके बारे में सामान्य पूछ लिया जाता है कि जो परिसंचरण तंत्र का अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो एक लाइन में लिख लेंगे परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी कहलाता है। एंजियोलॉजी परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी कहलाता है।
परिसंचरण तंत्र आदि क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी कहलाता है। अब उसके बाद में हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र के प्रकार। क्या देखते हैं इसके प्रकार। तो परिसंचरण तंत्र है वो कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 आता है, नंबर 1 खुला, नंबर 1 है खुला परिसंचरण, खुला परिसंचरण तंत्र। नंबर 1 है खुला परिसंचरण तंत्र। एक नंबर है हमारे पास क्या, खुला परिसंचरण तंत्र। देखो इस प्रकार का जो तंत्र होता है, इस प्रकार का जो तंत्र होता है, लिखते रहना इसमें, इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में तरल, इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में तरल बंद रक्त वाहिनियों में नहीं बहता है, बंद रक्त वाहिनियों में नहीं बहता है, यानी बंद नलियों में नहीं बहता है, बल्कि क्या होता है, बड़े बड़े ऐसे पोटर होते हैं, गुहाएं होती हैं जिनमें रक्त भरा हुआ रहता है। इन पोटरों को क्या बोलते हैं, रक्त कोटर। क्या कहते हैं, रक्त कोटर या हीमोसील, या हीमोसील कहते हैं। रक्त कोटर या हीमोसील या रक्त गुहा कहते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र है वो पाया किसमें जाता है, तो इसका उदाहरण लिख लेंगे, किसमें, कुछ मोलस्का व आर्थ्रोपोडा में, कुछ मोलस्का व आर्थ्रोपोडा, कुछ मोलस्का व आर्थ्रोपोडा में, ये इसका उदाहरण है। पूछा जा सकता है यहां पर तक, अगर हम कभी से संबंधित पूछे तो कि खुला परिसंचरण तंत्र या ऐसे कुछ आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो कौन सा है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी और कुछ मोलस्का में भी खुला परिसंचरण होता है। खुला परिसंचरण तंत्र में पाए जाने वाले जो रक्त कोटर हैं या रक्त गुहा है, जिसे क्या बोलते हैं हम, हीमोसील कहते हैं। तो ये दोनों, ये लिख लेना, इसका उदाहरण भी लिख लो, और ये रक्त कोटर या गुहा है उसको हीमोसील कहते हैं, ये भी लिख लो। उसके बाद में हम चालू करते हैं अगला क्या, बंद परिसंचरण तंत्र। क्या चालू करते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र। देखो बंद परिसंचरण तंत्र जो है हमारा, वो देखते हैं। दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। दूसरा प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र है कौन सा है, बंद परिसंचरण तंत्र। इसमें क्या लिखेंगे, इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त सुविकसित बंद नलिकाओं में बहता है, सुविकसित बंद नलिकाओं में बहता है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त बंद सुविकसित नलिकाओं में बहता है। लिख लिया। तो अब आगे देखते हैं किसमें आता है ये उदाहरण, एग्जाम्पल, सभी कोर्डेटा, सभी कोर्डेटा, जिसमें हम स्तनी है, पक्षी है, सभी सर्प हैं। कोर्डेटा में कौन कौन, स्तनी यानी स्तनधारी है, सरीसृप हैं, पक्षी हैं और उभयचर, आदि ये लिख लेंगे। इसके उदाहरण क्या है, सभी कोर्डेटा में है और इसके स्तनी है, सरीसृप है, पक्षी है, उभयचर है आदि में जो परिसंचरण तंत्र है वो किस प्रकार का होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है। कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब देखो हम देखते हैं कि जो मानव है, कौन सा मानव है, उसमें कौन सा परिसंचरण तंत्र है। तो आगे हम अलग लाइन में लिख सकते हैं क्या, मानव में
बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मानव में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जब भी बैठे आप पढ़ने के लिए कॉपी पेन लेकर बैठे, जैसे बोल रहा हूं उसके साथ साथ लिखते जाएं कि मानव में कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब जो मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र है उसमें कौन कौन से अंग होते हैं, क्योंकि कोई भी तंत्र वो अंगों से मिलकर बना हुआ है। तो जो मानव का हम रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र जो पढ़ेंगे हम, उसमें कौन कौन से अंग हैं। तो मुख्य अंग होता है रक्त। उसके अलावा जो तंत्र है उसमें कौन कौन से अंग होते हैं, तो उसमें जो अंग देखो, इसमें रक्त लिखते रहना, हृदय, रक्त हृदय और विभिन्न रक्त नलिकाएं और विभिन्न रक्त नलिकाएं और विभिन्न रक्त नलिकाएं, ये किसके हैं, मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र के क्या है, भाग है। तो ये भी लिख लेंगे, परिसंचरण तंत्र जो मानव में है, मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र है, बंद प्रकार का पाया जाता है और ये इसके भाग है रक्त परिसंचरण तंत्र के। तो हम सबसे पहले हम रक्त पढ़ेंगे, हृदय और इसकी जो विभिन्न रक्त नलिकाएं हैं, जिसमें शिराएं हैं, सिलिकाएं हैं, केशिकाएं हैं, धमनियां हैं, धमनिकाएं हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं किसके बारे में, सबसे पहले रक्त के बारे में। ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जनरल साइंस में बहुत ज्यादा प्रश्न इसके यहाँ से पूछा जाता है ब्लड से। तो हम ब्लड के बारे में देखते हैं क्या क्या होता है वो देखो। देखो रक्त, क्या बोलते हैं इसको, ब्लड, BLD, ब्लड। क्या देखते हैं हम, ब्लड के बारे में देखते हैं। तो रक्त है उसको क्या कहा गया है, देखो पहले जो इसके मुख्य है कि रक्त क्या है, एक तरल संयोजी, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्योंकि तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं इसमें, क्योंकि इसकी आधात्री के रूप में प्लाज्मा होती है और इसमें रक्त कणिकाएं पाई जाती है। आधात्री के रूप में प्लाज्मा और इसमें क्या पाई जाती है, रक्त कणिकाएं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। फिर दूसरी लाइन में जो रक्त है हमारा, रक्त का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। रक्त का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। फिर रक्त को बफर विलियन भी कहते हैं। रक्त का जो विलियन है, रक्त का जो विलियन है वो कैसा है, बफर विलियन। देखो बफर विलियन किसे कहते हैं, कि वह विलियन, बफर विलियन किसे कहते हैं, केमिस्ट्री में इसकी डिटेल पढ़ते हैं हम, कि जो बफर विलियन होता है वो क्या होता है, कि इसमें क्या कितना भी अम्ल या क्षार मिलाएं तो इसकी पीएच क्या होती है, अपरिवर्तित। अम्ल और क्षार मिलाने पर ये पीएच परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। वह विलियन जो पीएच परिवर्तन का विरोध करता है, क्या करता है, विरोध। पीएच परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, उसे क्या बोलते हैं हम, बफर विलियन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे बफर विलियन कहते हैं। तो रक्त एक क्या है, बफर विलियन है। क्या रक्त एक बफर विलियन है। उसके बाद में हम देखते हैं
उसके बाद में हम देखते हैं कि जो रक्त की मात्रा है, रक्त की मात्रा, रक्त की मात्रा मानव में 5 से 6 लीटर, कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। या क्या कह सकते हैं, जो शरीर का भार है उसका, व्यक्ति का जो, या शरीर के भार का 7 से 11% होती है, 11% होती है। पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है कि मानव शरीर में कुल रक्त कितना पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर। या अगर परसेंट में पूछ लिया जाए तो शरीर के कुल भार का कितना होता है, 7 से 11% तक होता है। फिर आगे देखें, अगर हम इसी रक्त के बारे में हम देखें तो ये जो रक्त है इसकी अगर रक्त की पीएच पूछे, रक्त की पीएच तो कितनी होती है? 7.4। रक्त की पीएच क्या होती है? 7.4। कोष्टक में लिख सकते हो 7.4 पीएच है। उसकी प्रकृति क्या होगी? हल्का क्षारीय। हल्का क्या होगा? क्षारीय। हल्का क्षारीय जो इसकी पीएच होगी, हल्का क्षारीय होगा ये रक्त है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि रक्त जो है उसकी उत्पत्ति है, जो हमारा रक्त परिसंचरण है उसकी उत्पत्ति किससे होती है? इसकी उत्पत्ति बताएगी है मीसोडर्म से। क्या बताएगी है? उत्पत्ति मीसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म, ये त्रिभुनी क्रियाएं होती हैं तो उनसे इसकी उत्पत्ति बताई गई है। उत्पत्ति किससे? मीसोडर्म से इसकी क्या बताई गई है? उत्पत्ति होती है। एक मुख्य चीज ये है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त की मात्रा कम होती है, लगभग आधा लीटर। कितनी? लगभग आधा लीटर जो रक्त है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में क्या होता है? कम होता है। तो ये लाइन लिखेंगे कि पुरुषों की तुलना में या महिलाओं में रक्त की मात्रा पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम होती है, आधा लीटर कम होती है, आधा लीटर कम होती है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं रक्त में और कुछ मुख्य बातें जो हैं, जैसे ब्लड बैंक होता है। एक क्या होता है? ब्लड बैंक। तो जो ब्लड बैंक है वो किसे कहते हैं? ब्लड बैंक किसे कहते हैं देखना। ब्लड बैंक के बारे में देखा है, ब्लड बैंक किसे कहते हैं। तो जहां पर देखो ब्लड बैंक, छोटी सी मैं ब्लड बैंक के बारे में बता देता हूं। ब्लड बैंक, बैंक कहां होता है? जहां पर वही चीज संग्रहित की जाती है, जैसे पैसे संग्रहित किया जाता है, गोल्ड बैंक है, सोना संग्रहित किया जाता है। तो ब्लड बैंक क्या होता है? जहां पर किसको? ब्लड को, रक्त को संग्रहित किया जाता है। तो ब्लड बैंक किसे कहते हैं? जहां आपातकाल के लिए रक्त संग्रहित किया जाता है, जहां आपातकाल के लिए रक्त संग्रहित किया जाता है। किसके लिए? आपातकाल के लिए, आपातकाल के लिए रक्त संग्रहित किया जाता है। जहां आपातकाल के लिए क्या किया जाता है? रक्त संग्रहित किया जाता है। जहां आपातकाल के लिए क्या किया जाता है? रक्त संग्रहित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। अब ब्लड बैंक में देखो हम जो रक्त संग्रहित होता है यूनिटों के रूप में होता है, या इसको कितने दिन तक संग्रहित कर सकते हैं या कितने तापमान पर संग्रहित करते हैं, ये भी हमें जनरल साइंस में पूछा जाता है कि एक ब्लड बैंक में रक्त को अधिकतम कितने दिनों तक रखा जा सकता है। तो इसका आंसर आता है ब्लड बैंक में ब्लड को 21 दिन तक, कितने दिन तक? 21 दिन तक। मतलब रक्त का संग्रह अधिकतम कितने दिन तक कर सकते हैं? रक्त का संग्रह अधिकतम कितने? 21 दिन तक, 21 दिन तक कर सकते हैं, कर सकते हैं। कितने दिनों तक? 21 दिनों तक हम अधिकतम
रक्त को रख सकते हैं। 21 दिन बाद में आपको ब्लड बैंक क्या हो जाएगा, करा। अब उसके बाद में देखते हैं कि जो ये हमारा रक्त होता है उसको ब्लड बैंक में कितने तापमान पर रखा जाता है, कितने तापमान पर रखा जाता है। तो देखो ब्लड बैंक में रक्त को देखो यहां देखना, एक के कन्फर्म 4.4 डिग्री, तापमान 4 डिग्री दे रखा है, तो 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर रखा जाता है, रखा जाता है। तो यहां पर हमने ब्लड बैंक होता क्या है कि जहां आपातकाल के लिए रक्त संग्रहित किया जाता है उसे ब्लड बैंक कहते हैं। दूसरी चीज है, यहां पर यह पूछा है कि ब्लड को अधिकतम कितने दिनों तक रख सकते हैं, तो ब्लड को अधिकतम 21 दिनों तक क्या किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है। फिर ब्लड बैंक का तापमान बताया, पूछा जा रहा है, तो ब्लड बैंक में हमें ब्लड को 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर क्या कर सकते हैं, हम ब्लड को रख सकते हैं। फिर इसके बाद में जो ये रक्त है उसके हम क्या देखते हैं, संगठन देखते हैं। इसका क्या देखते हैं, इसका संगठन देखते हैं। तो एक बार मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं, हमने पढ़ा परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में हमने खुला और बंद परिसंचरण पढ़ा, उसमें कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। उसके उदाहरण है कि खुला परिसंचरण किसमें होता है, बंद किसमें होता है। उसके बाद में हमने देखा रक्त, क्या देखा, रक्त। तो रक्त के बारे में देखा कि रक्त एक तरह से युक्त है, इसमें आधार के रूप में प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं पाई जाती है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो रक्त है हमारा वो कितना पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर होता है और या 7 से 11% होता है। फिर ब्लड बैंक के बारे में देखा। तो अब हम रक्त संगठन देखते हैं। क्या देखते हैं, रक्त संगठन। रक्त संगठन से पहले रुक जाओ एक बार, इसमें ये और लिख लो कि एक यूनिट जो रक्त होता है उसका मान कितना होता है। एक यूनिट जो रक्त होता है उसका मान कितना होता है। हम कहते हैं ना कि 1 यूनिट रक्त उसने डोनेट किया है या उसके 1 यूनिट रक्त चढ़ाया गया है, तो ये 1 यूनिट क्या होता है, तो 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर होता है 350 ml, यानी 1 यूनिट बराबर 350 मिलीलीटर होता है। कोष्टक में लिख देना, कहां पर होता है ये मान, भारत में। अगर यही मान हो अमेरिका में पूछा जाए तो 420 से 450 तक लगभग होता है। 1 यूनिट का मान जो है अमेरिका में वो लिखना 420 ml और कोष्टक में लिख देना क्या, अमेरिका। कहां पर, अमेरिका में 1 यूनिट जो रक्त है उसका मान होता है कितना, 420 ml और हमारे भारत में 1 यूनिट का मान होता है कितना, 350 ml। तो देश का नाम दिया हो तो अलग हो सकता है, वरना सामान्य देश का नाम नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर पूछेगा तो हमारे बारे में पूछेगा, तो आपको क्या करना है, 350 ml। और अगर देश का नाम दे दिया अमेरिका तो हमें करना है 420 ml, वरना सामान्य में रखना है याद 350 ml, क्योंकि जहां हम रह रहे हैं उसी के बारे में संबंधित प्रश्न होते हैं। तो अब हम देखते हैं रक्त का क्या संगठन। ये लिख लिया सबने, ये थे ना, देखो अब हम देख रहे हैं क्या, रक्त संगठन। पॉइंट है हमारा क्या, रक्त का संगठन, रक्त का संगठन। अब जो रक्त संगठन है उसको 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 और नंबर 2। 1 नंबर जो हमारा ये भाग है उसको, पहला जो भाग है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं इसको, प्लाज्मा। और जो दूसरा भाग है वो होता है रक्त
कणिका, रक्त कणिका या रक्त कणिकाएं, रक्त कणिका। हमारा जो रक्त संगठन है उसमें दो भाग है, एक है प्लाज्मा और एक है रक्त कणिका। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है, हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव है, हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव है। पहले इसका ये मान देख लीजिए कितना पाया जाता है, तो यह कुल रक्त का, कुल रक्त का 55% भाग, लगभग कितना 55% भाग होता है, कुल रक्त का 55% भाग होता है कौन, प्लाज्मा। प्लाज्मा कुल रक्त का कितना भाग होता है, 55% भाग होता है। फिर इसके बाद में देखें तो ये क्या होता है, इसका रंग देखें तो ये हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल, ये हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल ऐसा है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है, यह है हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। अब इसका हल्का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन नामक वर्णक के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। ये लिख लेंगे, ये लिख लो। फिर आगे और देखते हैं हम प्लाज्मा के बारे में जानकारी, जल्दी से लिख लो, साथ ही साथ बोले वैसे ही लिख लिया करो जिससे टाइम खराब नहीं हो आपका। मतलब ये पहला देखा, इसमें कुल रक्त का 55% भाग होता है प्लाज्मा। फिर क्या देखा हमने, ये इसका रंग, ये क्षारीय तरल है, हल्के पीले रंग का है। ये पीला रंग है किसके कारण, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन नामक वर्णक पाए जाते हैं इसमें, उसके कारण इसका रंग कैसा होता है, का पीला होता है। अब हम देखें प्लाज्मा में भी कि क्या क्या होता है इसमें। तो जो ये प्लाज्मा है उस प्लाज्मा में 90 से 92% होता है जल और 7 से 8% क्या होती है, प्रोटीन। तो आगे हम देखते हैं इसमें ऐसे अलग अलग लाइनों में लिखते रहना नोट्सों को अच्छी तरह से, जिसको आगे कभी भी पढ़ें तो आपको अच्छे लगे और अच्छी तरह से पढ़ सके, दूसरा जिसको पढ़े तो आपके उसके समझ में आए। अब हम देखते हैं अगली लाइन में क्या, कि प्लाज्मा में जल कितना होता है, लिख लेंगे प्लाज्मा में जल 90 से 92% होता है। प्लाज्मा में जल, इसका मान जल, प्लाज्मा में जल का मान बताया गया कितना, 90 से 92%। और उसके बाद में प्लाज्मा में प्रोटीन, प्लाज्मा में प्रोटीन जो होती है वो होती है कितनी, 7 से 8%, 7 से 8% होती है प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन। प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो कितनी होती है, 7 से 8% होती है। इसके अलावा प्लाज्मा में घुलित अवस्था में क्या होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, खनिज भी होते हैं, आयन भी होते हैं, धनायन ऋणायन भी होते हैं। उनमें प्रमुख धनायन जो होता है वो प्लाज्मा में Na+ होता है, ऋणायनों में प्रमुख ऋणायन होता है क्लोराइड और लवण है, फिर ये मिलकर के लवण बनाता है NaCl। तो इस रूप में ये पाया जाता है। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि प्लाज्मा की जो प्रोटीन है, प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार। प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न आता है और आया हुआ भी है। पटवारी जो एग्जाम है उसमें यहां से प्रश्न पूछा गया एक बार
शायद 2015 में करवाई एग्जाम होती है उसमें यहाँ से प्रश्न पूछा गया था क्या कि मानव शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण करने वाली प्रोटीन है। तो यहाँ पर देखो प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, 3 प्रकार की प्रोटीन। प्लाज्मा में कितने प्रकार की प्रोटीन होती है, 3 प्रकार की प्रोटीन होती है। पहली जो नंबर पर प्रोटीन है वो है प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। और ये जो प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन वो क्या कार्य करती है, रक्त स्कंदन में सहायक, रक्त स्कंदन में क्या है, सहायक है, यानी रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। तो पूछा प्लाज्मा में पाई जाने वाली कौन सी प्रोटीन है जो रक्त स्कंदन में सहायता करती है, तो क्या लिखेंगे, प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन प्रोटीन है जो रक्त स्कंदन में सहायक है। दूसरी है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन या ग्लोबुलिन भी बोलते हैं इसको। ये ग्लोबुलिन है वो 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की प्रोटीन होती है ग्लोबुलिन, अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन। और इसका कार्य है, ये जो है वो क्या कार्य करती है, प्रतिरक्षियों का निर्माण, प्रतिरक्षियों का निर्माण। प्रतिरक्षी हैं उनको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी शब्द भी आ सकता है कि एंटीबॉडी के निर्माण करने वाली प्रोटीन का नाम है तो ग्लोबुलिन प्रोटीन। और वैसे इनमें भी अल्फा, बीटा, गामा पूछे तो अल्फा ग्लोबुलिन कौन सी होती है, अल्फा ग्लोबुलिन है वो प्रतिरक्षियों के निर्माण में सहायक। वैसे सभी ये प्रतिरक्षी बनाती हैं तो प्रतिरक्षियों के निर्माण में हमारे ये प्रोटीन सहायक है। ये कौन सी प्रोटीन हो गई, इसकी दूसरी प्रोटीन। और तीसरी प्रोटीन है कौन सी, एल्ब्यूमिन। कौन सी है, एल्ब्यूमिन। तीसरी प्रोटीन लिखेंगे एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन है तीसरी। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो क्या कार्य करती है, हमारा जो शरीर है उसके परासरण दाब नियमन का कार्य करती है। परासरण दाब नियमन, परासरण दाब नियमन का कार्य, परासरण दाब नियमन का कार्य करती है। तो ये प्लाज्मा में पाई जाने वाली 3 प्रोटीन है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, यहाँ से प्रश्न बनता है जनरल साइंस में, तो इसको अच्छी तरह से देख लें। पहली प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन, किसमें सहायक है, रक्त स्कंदन में सहायक। नाम दे दे और कार्य भी पूछ सकता है या कार्य दे दे नाम पूछ सकता है। जैसे ये पूछ ले कि रक्त स्कंदन में सहायक प्रोटीन है तो प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन, या ये पूछ ले प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन किस कार्य में सहायक है। ऑप्शन में हो क्या रक्त स्कंदन में सहायक है, प्रतिरक्षियों के निर्माण में सहायक है, परासरण दाब नियमन में सहायक है, उपरोक्त में क्या होगा, रक्त स्कंदन में सहायक। दूसरी प्रोटीन है हमारी ग्लोबुलिन, अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन, ये प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होती है। और जो तीसरी प्रोटीन है हमारी वो प्रोटीन है कौन सी, एल्ब्यूमिन। कौन सी प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। और ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो क्या कार्य करती है, परासरण दाब नियमन का कार्य करती है। इसके बाद में नीचे जो ये रक्त है हमारा उसके बारे में, इसी के बारे में आगे वो देखो प्लाज्मा में 1-2 लाइन और लिख लो आप कि इसमें इसके अतिरिक्त और क्या क्या पाया जाता है। देखो इसके अतिरिक्त लिख लो, इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में पोषक, इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में पोषक, इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में पोषक, उत्सर्जी पदार्थ, कुछ मात्रा में पोषक, उत्सर्जी पदार्थ, एंजाइम व लवण पाए जाते हैं तथा घुलित अवस्था में
गैसें भी पाई जाती हैं तथा खुली अवस्था में गैसें भी पाई जाती हैं। कौन कौन सी? O2, CO2, N2। खुली अवस्था में गैसें पाई जाती है, देख सकते हो O2, CO2, N2 आदि। ये गैसें भी इसमें खुली अवस्था में पाई जाती हैं प्लाज्मा में। तो ये हमारा भाग हो गया कौन सा? प्लाज्मा। प्लाज्मा में कुल रक्त का कितना भाग है? 55% भाग है। प्लाज्मा के बारे में देखना, कुल रक्त का कितना भाग बताया गया है? 55% भाग। कुल रक्त का क्या है? 55% भाग होता है प्लाज्मा। फिर प्लाज्मा में क्या क्या बताया गया है? हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव है, पीला रंग जिसके कारण है बिलिरुबिन और बिलिवर्णिन वर्णकों के कारण है। फिर बताया ये जो प्लाज्मा है उसमें जल की मात्रा कितनी? 90 से 92% इसमें जल होता है, 7 से 8% इसमें प्रोटीन होती है। और ये जो प्रोटीन है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन, इसका में सहायक है। दूसरी प्रोटीन जो है वो है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन 3 प्रकार के अल्फा बीटा और गामा, ये प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक है। और तीसरी जो एल्ब्यूमिन थी वो परासरण दाब नियमन का कार्य करती है। जो द्रव है, रक्त है, उसको द्रव स्थितिक जो दाब है उसका वो सही बनाए रखने का कार्य करती है। अब हम देखते हैं इसके बारे में, रक्त कणिकाओं के बारे में। इसके बारे में देखते हैं रक्त कणिकाओं के बारे में कि जो रक्त कणिकाएं हैं वो कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से ये कार्य करती हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। रक्त कणिकाएं, देखो कभी भी इसको दूसरा जो भाग है हमारा वो है रक्त कणिकाएं या कॉर्पस। इसको ब्लड सेल, रक्त कोशिका नहीं कहते हैं, इसको रक्त कणिका ही कहते हैं। इसको कोशिका नहीं कहते, क्या कहते हैं? कणिका ही कहते हैं। इसका कारण यह है कि ये कोशिका और कणिका में ये अंतर क्या है। हम इसको रक्त कोशिकाएं क्यों नहीं कहते, रक्त कणिकाएं क्यों कहते हैं? तो इसका कारण है, कारण यह है कि कोशिका इसलिए नहीं कहते कि इनमें क्या नहीं पाया जाता? कोशिका विभाजन नहीं होता। क्या नहीं होता? इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता। हमारे शरीर में पाई जाने वाली कोशिका ही कैसी है जिनमें कोशिका विभाजन नहीं कर सकती? जैसे तंत्रिका कोशिका है। क्या है? तंत्रिका कोशिका है, उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, लेकिन फिर हम उसे कोशिका कहते हैं। तो इसका कारण यह है कि वो कोशिका विभाजन की जो अवस्था है उसमें प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन उसकी जी नोड अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? जी नोड, G0 जिसको बोलते हैं। उस अवस्था में जाकर के वो रुक जाती है, इस अवस्था में प्रवेश कर जाती है और फिर वो आगे विभाजन नहीं करती। तो विभाजन की प्रक्रिया उसमें प्रारंभ तो होती है लेकिन विभाजन नहीं करती। लेकिन इसमें विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं होती, इसलिए हम इन्हें ब्लड कॉर्पस कहते हैं, रक्त कणिकाएं कहते हैं, हम इन्हें रक्त कोशिकाएं नहीं कहते। तो इसमें देखते हैं हम ये कि ये क्या होती है? कुल रक्त के आयतन का कितना होती है? 45% भाग होता है। कुल जो रक्त का आयतन है, लिखेंगे, कुल रक्त के आयतन का 45% भाग होती है। 45% भाग होती है। कुल रक्त के आयतन का 45% भाग ये रक्त कणिकाएं होती हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि रक्त कणिकाओं की जो प्रतिशतता है उसको बोलते हैं हीमेटोक्रिट। हीमेटोक्रिट किसको बोलते हैं? रक्त कणिकाओं की प्रतिशतता को हीमेटोक्रिट किसे कहते हैं? रक्त कणिकाओं की प्रतिशतता, रक्त कणिकाओं की प्रतिशतता को क्या बोलते हैं? हम हीमेटोक्रिट कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमेटोक्रिट कहते हैं। ये लिखेंगे हम आगे अगली लाइन में, ये जो रक्त कणिकाएं हैं, रक्त कणिकाएं हैं वो होती हैं 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं रक्त कणिकाएं? 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 RBC, नंबर 2 WBC और नंबर 3 प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की
रक्त कणिकाएं हैं जो पाई जाती हैं हमारे रक्त में। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये तीनों लिख लें। तो हमारी जो रक्त कणिकाएं हैं वो, इनको रक्त कणिकाएं क्यों कहते हैं वो तो समझ गए। कोशिकाओं में क्या नहीं होता, विभाजन नहीं होता है, इसलिए इन्हें रक्त कणिकाएं कहते हैं, कोशिकाएं नहीं। फिर ये 45% भाग होती हैं। हीमेटोक्रिट ये क्या कार्य करती है? रक्त कणिकाओं की प्रतिशतता है उसको बोलते हैं हीमेटोक्रिट। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की जो रक्त कणिकाएं हैं वो पाई जाती हैं। इन तीनों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगली जो हमारी क्लास होगी, जो पार्ट 2 हम अगली क्लास पर लेकर आएंगे, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स हैं उसको हम बिंबाणु, पट्टिकाणु, ट्रोम्बोसाइट्स, ये सब हम इनको नाम देते हैं। तो हम आरबीसी के बारे में जो विस्तृत अध्ययन है वो कल की क्लास में करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और हमारे जो चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिसके कारण आपको बढ़िया से बढ़िया क्लास लाइव दी जाए और लंबे समय की क्लास दी जाए। अभी ये लंबे समय की क्लास इसीलिए नहीं दी जा रही है कि ज्यादा लंबे समय की जो क्लास है उसको अपलोड करने में ज्यादा समय लगता है और सही तरह से अपलोड नहीं हो पाती है, इसलिए कम समय की क्लास बनाई जा रही है। अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम आपको लाइव क्लासें दिखाएंगे, और लाइव क्लास आपके जो हमारे सब्सक्राइब बढ़ते ही लाइव क्लास चालू हो जाएगी फिक्स टाइम पर, तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा और तुरंत ही आप अपने सवाल पूछ सकते हैं कि क्या, कहाँ पर, कैसे समझ में नहीं आया। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।